एवरीवन, मैं पढ़ने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं शाइना पढ़ रही हूँ 36 पृष्ठ। इसी प्रकार नामकरण के पीछे भी कुछ न कुछ तर्क अवश्य रहता है अथवा रहना चाहिए। नाम की सार्थकता इसमें है कि वह यथार्थ के गुण अथवा धर्म का मुख्यतः घोतक कर सके। इस तर्क के किसी भी कालखंड का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसकी मूल साहित्यिक चेतना को प्रतिबिंबित कर सके। शासक के नाम पर भी कालखंड का नामकरण तभी मान्य हो सकता है या हुआ है जब उस शासक विशेष के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया गया है। उदाहरण के लिए एलिजाबेथ और विक्टोरिया दोनों के राजनीतिक एवं साहित्यिक व्यक्तित्व एवं शासन तंत्र के अपने युग जीवन को प्रभावित करते हुए साहित्य की गतिविधि पर भी गहरा प्रभाव डाला था। यही तर्क लोकनायक के विषय में है। चैतन्य या गांधी का अपने युग की सांस्कृतिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव था जो साहित्य में व्यापक रूप से मुखरित होता रहा है। उधर साहित्यिक नेता भी युग विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधि होने पर ही इस गर्व का अधिकारी होता है। शेक्सपियर, रविंद्रनाथ या भारतेंदु व्यक्ति न होकर एक संस्था थे, युग निर्माता थे जिनके कृतित्व ने अपने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया था। राष्ट्रीय महत्व की घटना जैसे महायुद्ध, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा अथवा किसी व्यापक आंदोलन या प्रवृत्ति के अनुसार नाम की सार्थकता और भी अधिक स्पष्ट है। भक्ति, पूर्व जागरण अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव जितना समाज पर था उतना साहित्य पर भी, और अंत में साहित्यिक प्रवृत्ति के विकास में तो कहना ही क्या। उनके अनुसार नामकरण की सार्थकता स्वतः सिद्ध है। कहने का अभिप्राय यह है कि साहित्य के इतिहास में नामकरण का मूल आधार काल विशेष की साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन, जिसका मध्यकाल सामान्यतः उस युग की सर्वप्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति ही हो सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है और इस प्रसंग में एक सीमा से आगे एक रूपता का प्रयत्न करना भी अधिक संगत नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कालखंड में कोई एक प्रवृत्ति समग्र साहित्य चेतना का प्रतिनिधित्व करे। जहाँ ऐसा होता है वहाँ नामकरण का प्रश्न आसानी से हल हो जाता है, जैसे रीतिकाल में या रोमानीय युग में या छायावाद में। लेकिन ऐसा सदा नहीं होता। कभी कभी कोई राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति इतनी बलवती होती है कि वह समाज और साहित्य को एक साथ और समान रूप से प्रभावित करती है, जैसे भक्तिकाल, पुनर्जागरण या सुधार आंदोलन। ऐसे स्थिति में नामकरण का आधार सांस्कृतिक प्रवृत्ति ही होगी, क्योंकि साहित्य चेतना की प्रेरक वही है।
इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी लोकनायक या साहित्य नेता का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि वह संपूर्ण युग की चेतना को व्यापक कर लेता है। चैतन्य महाप्रभु, गांधी और रविंद्रनाथ का व्यक्तित्व ऐसा ही था। अंततः यहाँ भी साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण उचित नहीं होगा। किसी किसी युग में ऐसा भी होता है कि किसी एक प्रवृत्ति को प्रमुख या प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानना संभव नहीं होता। वहाँ सायास किसी प्रवृत्ति को आधार मानकर नामकरण करना अनुचित होता है। वीरगाथा काल नाम इसका प्रमाण है। अतः ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम ही अधिक उपयोगी होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि काल विभाजन और नामकरण में एक रूपता अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि काल विभाजन विवेक सम्मत हो, जो साहित्य की परंपरा को सही रूप में समझे, साथ ही समझाए सहायक हो। साथ ही नाम भी ऐसा होना चाहिए जो युग की साहित्य चेतना का सही ढंग से प्रतिफलन करता हो। यदि साहित्यिक नामकरण से भ्रांति उत्पन्न होती है तो अन्य उचित आधार ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नाम के लिए रूप का बलिदान नहीं करना चाहिए। रेने वैलक ने अपने निबंध में इस मिश्रित पद्धति की आलोचना की है। फिर भी प्रचलित नामों का यह मिश्रित आधार कुछ न कुछ परेशानी अवश्य पैदा करता है। सुधारवाद चर्च के इतिहास में आया है। मानववाद मुख्यतः प्राचीन मानविकी विधाओं के इतिहास से, पुनर्जागरण काल के इतिहास से प्रजाधिपति और पुनर्स्थापन का संबंध विशेष राजनीतिक घटनाओं के साथ है। 18वीं शती पुराना संख्यावाचक पद है, जिससे आर्मस्ट्रांग नव्यशास्त्रवाद, पूर्व स्वच्छंदतावाद आदि साहित्यिक शब्दों का अर्थबोध होने लगा है। पूर्व स्वच्छंदतावाद और स्वच्छंदतावाद मुख्यतः साहित्यिक शब्द है, जबकि विक्टोरिया युग, एडवर्ड युग और जॉर्ज युग नाम व पद राजाओं के शासनकाल से ग्रहण किए गए हैं। इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि नामावली राजनीति, साहित्य और कला के शब्दों का गोरख धंधा मात्र है, जिसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से यह मंतव्य एक सीमा से आगे मान्य नहीं हो सकता। कम से कम व्यवहार में अभी तक केवल साहित्य चेतना के आधार पर काल विभाजन तथा नामकरण के आधार भी एक रूपता का निर्वाह संभव नहीं हुआ है, और उनको सायास सिद्ध कर देने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजी साहित्य के सभी कालखंडों के नाम ठीक हैं। एडवर्ड, जॉर्ज आदि राजाओं अथवा प्रजाधिपतियों, पुनर्स्थापन आदि राजनीतिक घटनाओं के नाम पर साहित्य के इतिहास का नामकरण तो एक
एकदम असंगत है, क्योंकि यह नाम व पद किसी प्रकार की साहित्य चेतना की व्यंजना नहीं करते, किंतु विक्टोरियन शब्द व्यक्तिवाचक न रहकर एक विशेष जीवन दृष्टि और साहित्य चेतना का वाचक बन गया है, और अब वह इतना अधिक अर्थगर्भित हो गया है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने से अनावश्यक भ्रांति ही हो सकती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक नाम व पदों की भी अपनी सार्थकता है। वैलक द्वारा साहित्य चेतना पर बल दिया जाना ठीक है। नामकरण के लिए प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार ग्रहण करना अधिक संगत है, किंतु प्रत्येक स्थिति में किसी युग की साहित्य चेतना का घोतक केवल साहित्य प्रवृत्ति के द्वारा ही संभव है। यह मानना कम से कम व्यवहार में कठिन हो सकता है और है। इसीलिए इस आधार को लचीला रखना ही होगा और यह मानकर चलना होगा कि कोई नाम पदार्थ के समरूप व्यक्तित्व का वाचक नहीं हो सकता। सामान्यतः नाम संकेत मात्र होता है, विशेष परिस्थिति में प्रतीक हो सकता है, किंतु पूर्व बिंब तो वह नहीं हो सकता। इतिहास में नाम का प्रयोग प्रतीक के रूप में करना ही अधिक संगत है, और जहाँ यह संभावना न हो वहाँ संकेत मात्र से काम चल सकता है। नाम में अशुद्ध या अस्पष्ट प्रतीकार्थ भरने या उसे बिंब का रूप प्रदान करने की चेष्टा व्यर्थ है। उक्त विवेचन का सारांश यह है। पहला, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों की समानता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, युग का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार कर साहित्यिक प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, किंतु जहाँ ऐसा नहीं हो सकता वहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जा सकता है, या फिर कभी-कभी विकल्प न होने पर निर्विशेष कालवाचक नाम को भी स्वीकार किया जा सकता है। नामकरण में एक रूपता काम्य है, किंतु उसे सायास सिद्ध करने के लिए भ्रांतिपूर्वक नामकरण उचित नहीं है। तीसरा, युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और अवसान के अनुसार होना चाहिए, जहाँ साहित्य के मूल स्वर अथवा उसकी मूल चेतना में परिवर्तन लक्षित हो तो और नए स्वर एवं चेतना का उदय हो, वहाँ युग की पूर्व सीमा और जहाँ वह समाप्त होने लगे वहाँ उत्तर सीमा माननी चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का अवलंबन किया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युगों अथवा कालखंडों में किया गया है। पहला, आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल द्वारा और उनके अनुसरण पर नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया है। दूसरे क्रम के अनुसार केवल 3 युग की कल्पना ही विवेक सम्मत है। पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। भारतीय हिंदी परिषद
के इतिहास में इसे ही स्वीकार किया गया है और डॉक्टर गणपति चंद्र ने भी अपने वैज्ञानिक इतिहास में इसी का अनुमोदन किया है। इसके पीछे तर्क यह है कि मध्यकालीन साहित्य की चेतना प्राय यह है 19वीं शती के मध्य में या उसके आगे पीछे इसमें कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ जिसके आधार पर युग परिवर्तन की मान्यता सिद्ध की जा सके। संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य आदि की धाराएं पूरे मध्यकाल में 5 शताब्दियों तक अखंड रूप से प्रवाहित होती रही। उसी उतार चढ़ाव उसमें उतार चढ़ाव अवश्य आए किंतु मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के रसज्ञ प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी का आरंभ से ही यही मत रहा है। तीसरे पद्धति साहित्य का विभाजन विधाक्रम से करती है। इसका आधार यह है कि समस्त साहित्य राशि का एकत्र अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकरण अध्ययन साहित्य शास्त्र के अधिक अनुकूल है। इस प्रकार के अनेक इतिहास या खंड इतिहास हिंदी में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त एक और ऋजु पद्धति है जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। इसके प्रवर्तकताओं का तर्क है कि किसी विचारधारा अथवा साहित्यिक दृष्टिकोण का आरोपण करने से परिदृश्य विकृत हो जाता है और यथार्थ दर्शन में बाधा पड़ती है। अतः स्वाभाविक कालक्रम के अनुसार ही सामग्री का विभाजन करना समीचीन है। इस पद्धति का अवलंबन आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुछेक इतिहासों में ही आंशिक रूप से किया गया है। इन सभी पद्धतियों के अपने गुण दोष हैं, परंतु यहाँ भी स्वमान्यतात्मक दृष्टिकोण ही श्रेष्ठकर है। जैसा कि हमने पूर्व विवेचन में स्पष्ट किया है, साहित्य के इतिहास में युग चेतना और साहित्य चेतना का अनिवार्य योग रहता है। अतः साहित्य के विभाजन में भी ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्यिक विधा दोनों का आधार ग्रहण करना होगा। साहित्य के कथ्य अर्थात संवेग तत्व के विकास का निरूपण करने के लिए संपूर्ण युगों को आधार मानकर चलना होगा और उसके रूप का विकास क्रम समझने के लिए अलग अलग विधाओं को इस समन्वयी पद्धति को स्वीकार कर लेने पर ही हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। 7वीं सदी से 11वीं सदी के बाद 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच रचित ऐसी कृतियाँ मिलती हैं जिनकी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी ब्रैकेट में अर्थात हिंदी की कोई उपभाषा ब्रैकेट क्लोज है। 11वीं शती तक हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से प्राय मुक्त हो चुकी थी। उस समय से लेकर 14वीं शती के मध्य तक हिंदी भूभाग के
सांस्कृतिक इतिहास का प्रवाह दो परस्पर विरोधी सामंतीय और धार्मिक काव्यधाराओं को लेकर एक नई भाषा की अनगढ़ भूमि पर बहता रहा। इसके बाद भक्ति का व्यापक आंदोलन संपूर्ण देश में प्रारंभ हो गया और हिंदी भाषी प्रदेश में नई भाषा हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से उसकी प्रचुर अभिव्यक्ति होने लगी। यह निश्चय ही एक नए युग का उदय था जिससे सांस्कृतिक चेतना और उसके फलस्वरूप साहित्यिक चेतना में एक नया मोड़ आया। अतः यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से यानी 14वीं सदी के मध्य से साहित्य के इतिहास का दूसरा युग आरंभ होता है। इस युग के विषय में दो मत हैं। एक के अनुसार संपूर्ण मध्यकाल 19वीं शती के मध्य तक चलता है और दूसरे के अनुसार इसके दो खंड हैं, एक 14वीं शती के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक और दूसरा 17वीं सदी के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। इनमें दूसरा मत ही अधिक मान्य है। यह ठीक ही है कि संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, नीति काव्य तथा वीर काव्य की धाराएं पूरे मध्य युग में प्रवाहित रही हैं और रीति काव्य की रचना पूर्वार्ध में भी हो रही है, परंतु मुगल वैभव का आरंभ होते होते अर्थात 17वीं शती के मध्य तक आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल चुकी थी। भक्ति भावना का प्रारंभ समाप्त हो चुका था और अलंकरण तथा श्रृंगार विलास की प्रवृत्ति प्रमुख बन गई थी। यहाँ तक कि भक्ति काव्य में भी भक्ति काव्य की क्षीण पद पड़ जाने के विलास तथा अलंकार रीति का समावेश हो गया था और इससे काव्य की चेतना तथा काव्य के रूप दोनों में स्पष्ट अंतर आ गया था। अतः शुक्ल जी अथवा उनके पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने मध्य युग को दो कालखंडों में बांट दिया है और यही ठीक है। इसके बाद 19वीं शती के मध्य में भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी और वह भी सन 1857 की क्रांति। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरण का यह आंदोलन वास्तव में मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का पहला उद्घोष था। भारतीय चेतना में व्याप्त मध्ययुगीन संस्कार सहसा विक्षुब्ध हो उठे। भाग्यवाद पर आश्रित अकर्मण्यता की भावना जो हर प्रकार के परिवर्तन के प्रति सशक्त थी, नवीन परिस्थितियों के आघात से आंदोलित हो उठी और जनमानस में अपने राजनीतिक सामाजिक स्वतः को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसके बाद ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। खंडों में विभक्त भारत एक संगठित राज्य बनकर विदेशी साम्राज्य का प्रमुख अंग बन गया। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तथा संभवतः सांस्कृतिक
और भारतीय मानस का संपर्क और संघर्ष होना, जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग का जन्म हुआ। अतः आधुनिक युग की पूर्व सीमा सन 1857 या 19वीं शती का मध्य ठीक ही है। यह युग आज 1.5 शताब्दी पार कर चुका है। पूर्ववर्ती युगों अतः इसके पूरे क्लेवर को एक ही वृत्त में समेट लेना उचित नहीं होगा। एक ही युग में समेट लेना उचित नहीं होगा। आधुनिक युग का आरंभ होने पर देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन और उसके प्रभाव स्वरूप साहित्य में पुनर्जागरण की जो चेतना उत्पन्न हुई थी, वह प्राय शताब्दी के अंत यानी 1900 ईस्वी तक चलती रही। उस समय स्थिति में फिर कुछ परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीयता का स्वरूप स्पष्ट हुआ। देश को स्वराज्य की चाहत चाहिए था। यह भावना स्थिर हुई। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का समय था, जब देश में अपने घर को ठीक करने की भावना सर्वप्रमुख थी और उसका प्रतिफलन साहित्य में भी हो रहा था। उक्त स्थिति 20वीं शती के दूसरे दशक के अंत यानी सनवत 1918 से 19 तक चलती रही। तब राजनीतिक सामाजिक जीवन में गांधी तथा साहित्यिक में गांधी व रविंद्र दोनों के प्रभाव से एक मोड़ फिर आया और अंतर्मुख आदर्शवाद की एक नवीन चेतना का उदय हुआ। यह चेतना भी 14 दशक के अंत में 1938 से 39 के आसपास गांधी के प्रभाव के साथ क्षीण हो गई और इसके स्थान पर एक अत्यंत विभिन्न यथार्थवादी सामाजिक चेतना का आविर्भाव हुआ। इसमें देश में बढ़ते हुए सामाजिक प्रभाव का गहरा रंग था। तब से अब तक 6 दशक और बीत चुके हैं। इस अवधि में भी नया लेखन कई बार सन 53, 60, 80 आदि में युग परिवर्तन की घोषणा कर चुका है, परंतु अत्यधिक सामीप्य के आधार इस विषय में अधिक कुछ निर्णय देना कठिन होगा।